वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है की शुरुआत इस बात से करते हैं कि वाह क्या रिकवरी है। और 24,137 ये निफ्टी में इस समय इंट्राडे हाई देखने को मिल रहा है और 136 अंकों की बढ़त इस समय देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर। और मुझे लग रहा है कहीं बाजार बंद होते होते 24,200 का जो आज आस्था जी ने टारगेट दिया है वो कहीं पूरा ना होता हुआ दिखाई दे। और अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो की स्थिति और बेहतर होती हुई दिखाई दी है और गिरने वालों शेयरों की संख्या अब 1000 से कम होती हुई 987 पे आ गई है और 1674 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त इस समय दिखा रहे हैं। तो प्राइवेट बैंकिंग में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा मेटल जो है वो पूरी तरीके से लीड कर रहा है। आज निफ्टी के जो 5 शेयर सबसे तेज़ हैं उनमें से शुरुआती 3 शेयर वो मेटल पैक से ही हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और हिंडाल्को। इसके बाद नंबर आता है बजाज ऑटो का, एक्सिस बैंक का, इंडसइंड बैंक का। तो ये वो शेयर हैं जो कि आज लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शानदार रिकवरी जो है इस समय बाजार के अंदर देखने को मिल रही है, जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार जो है वो लोग कर रहे थे इस रिकवरी का, क्योंकि आज की गिरावट अगर गहराती तो निश्चित रूप से अच्छे संकेत बाजार के लिए नहीं होते। खैर बाजार पे लौटेंगे बाद में, लेकिन जरा आईपीओ बाजार की बात कर रहे हैं, क्योंकि आईपीओ बाजार तभी दमकेगा चमकेगा जब हमारे जिस सेकेंडरी बाजार में जो है ना वो जो है थोड़ा भरोसा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिखाई देगा। और आज से एक नया आईपीओ भी खुला हुआ है। शौर्य मुस्कुराते जो है लौट आए हैं हमारे स्क्रीन पर। शौर्य बताइए आज की स्थिति क्या है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका, और बताइए ज़रा आज से एक नया आईपीओ खुल रहा है और हाल फिलहाल में जो अनुभव लोगों के रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे। 1-2 आईपीओ से ही लोगों की हालत ख़राब हो गई है। जी बिल्कुल सही बात है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आप कह रहे हैं कि सेकेंडरी मार्केट में रिकवरी आ गया है, पर देखना ये है कि प्राइमरी मार्केट में रिकवरी कब आएगी, क्योंकि अभी के संकेत इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। आज जो आईपीओ खुला हुआ है सेगलिटी इंडिया, वो अभी केवल 16% ही सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है और ग्रे मार्केट में उसका प्रीमियम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स देखें तो आईपीओ जो है वो आज खुला है, 7 नवंबर तक खुला रहेगा। 2000 करोड़ से ऊपर का आईपीओ साइज है, लेकिन पूरा ही ऑफर फॉर सेल है। अब अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस है हेल्थ केयर में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने, यानी ये जो आप सप्लाई करते हो, इंश्योरर्स होते हैं, बाकी सारे इंश्योरेंस इकोसिस्टम में प्लेयर होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, पेशेंट्स हो गए, तो उनके बीच में सब कुछ ट्रांजैक्शंस हो, ऑफिशियल स्मूथली हो सके, इसे फैसिलिटेट कराने के लिए सर्विस प्रोवाइड कराती है आईटी कंपनी है। और कंपनी पूरी है इंडिया में, लेकिन पूरी तरह जो क्लाइंट बेस है वो यूएस में ही फोकस्ड है, यानी कंपनी के सारे क्लाइंट्स यूएस में है। ब्रोकर्स की राय मिली जुली है, क्योंकि एक पॉइंट पर अगर आप देखें तो कंपनी पूरी तरह से यूएस पे डिपेंडेंट है। 90% ज़्यादा जो है टॉप 10 कस्टमर्स क्लाइंट्स लाते हैं। आप टाइमिंग देखिए, यूएस में क्लाइंट बेस है, लेकिन यूएस के इलेक्शन के टाइम पे कंपनी आईपीओ लेकर आई है, तो ये थोड़ा सेंटीमेंट पर असर डाल रहा है, जिस वजह से कुछ ब्रोकर्स जो हैं बहुत पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मानना है यूनिक बिजनेस मॉडल है, ऐसी कोई कंपनी या पेयर अवेलेबल नहीं है, तो जिस वजह से थोड़ा एडवांटेज मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ब्रोकर्स को वैल्यूएशन में महंगा लगता हुआ नजर आ रहा है। 61 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे कंपनी ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, जो ब्रोकर्स के हिसाब से थोड़ा महंगा है। लेकिन अगर इस तरह से देखें तो दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी के रेवेन्यूज बढ़े हैं नॉर्मल स्पीड पे, लेकिन प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने पर नजर आई है। 2 साल पहले लॉस में थी और 1 साल पहले 143 करोड़ का प्रॉफिट और अब 228 करोड़ का प्रॉफिट, यानी 1 साल में डबल होते हुए प्रॉफिट नजर आ रहा है। आज से खुला है आईपीओ। ग्रे मार्केट में कोई प्रीमियम है नहीं और जो राय है ब्रोकर्स की वो मिली जुली है। ज़रा एक बार दिखा दीजिए क्या कुछ लोग कह रहे हैं, कम से कम हमारे दर्शकों को अंदाज़ा रहे इस बात का कि किस तरीके से टिप्पणियाँ यहाँ पर ब्रोकर्स की तरफ से आ रही हैं। ये देखिए, अरिहंत कैपिटल कह रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन चेतावनी उनकी है कि कॉशन के साथ। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए। एसबीआई सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं अवॉइड कर दीजिए। एकमात्र स्टॉक बॉक्स ऐसा है जो कि सब्सक्राइब की पूरी तरीके से सलाह दे रहा है, और इसके अलावा स्वास्थ्य का इन्वेस्ट मार्ट की तरफ से अवॉइड की सलाह दी जा रही है। अब तक करीब 16% जो है वो सब्सक्राइब ये आईपीओ अभी तक हुआ है, जिसमें कि रिटेल की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है और एम्प्लॉयज़ की ये 2 खाने जो है वो लगभग भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिटेल हिस्सा जो है वो करीब करीब जो है 0.81 गुना जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन रिटेल हिस्सा काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम आप कैसे देख रही हैं सेगलिटी इंडिया? और ग्रे मार्केट में कोई प्रीमियम है नहीं, ब्रोकर्स रिपोर्ट्स अगर कोई व्यक्ति खंगाल रहा होगा
तो मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं। तो मिली-जुली जब प्रतिक्रियाएँ रहती हैं तो रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी कन्फ्यूज़ रहता है। आपने इस पर क्या रिसर्च की है और आपकी रिसर्च क्या कुछ कह रही है? देखिए बिल्कुल देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बिजनेस सॉल्यूशंस और सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है और यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में पूरी तरह कॉन्सेंट्रेटेड ये कंपनी है। पूरा प्योर हेल्थ केयर फोकस्ड प्लेयर है। इस तरह की कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है मार्केट के अंदर। 28 से 30 के प्राइस बैंड पे आ रहा है, जिसमें कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता है वो 56 टाइम्स का आता है। अगर मैं इसको सिर्फ FY24 के प्रॉफिट के हिसाब से अगर मैं इसकी प्राइस टू अर्निंग निकालती हूँ, जो कि 0.53 EPS आती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। 2-3 पॉइंट काफी अच्छे हैं। किसी भी आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होने के लिए जरूरी हो उसका आगे के प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। तो इंडस्ट्री काफी बढ़िया है। ग्रोथ जो यूएस में देखा जाए तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का साइज बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया ग्रोथ है। तो कंपनी को बहुत बढ़िया वहां पे मौके मिलते रहेंगे आगे भी अपने बिजनेस को बढ़ाने में। तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इसे सब्सक्राइब करें। लिस्टिंग डे के दिन अगर मार्केट ठीक रहा तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन यहाँ पे व्यू लॉन्ग टर्म का रखना होगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर व्यू है तो इसमें सब्सक्राइब करने की सलाह रहेगी हमारी तरफ से। चलिए ठीक है। छोटा मोटा लिस्टिंग गेन अगर मिल सकता है, बाज़ार की स्थितियां सामान्य रहीं तो लिस्टिंग गेन थोड़ा मोटा ही मिल सकता है, लेकिन लंबी अवधि के अगर आप निवेशक हैं तो आप बिल्कुल जो है इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये मानना है आस्था जी का। लेकिन सिर्फ जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल वो दूर रहें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैम, हालांकि अभी तक बहुत सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बहुत उत्साहजनक नहीं है, लेकिन कम से कम पहले दिन के आधार पर ये कह सकते हैं कि रिटेल हिस्सा जो है वो 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होगा और हो सकता है क्लोजिंग तक ही आंकड़े जो है वो 100% सब्सक्राइब हो जाए। तो जिन लोगों को आईपीओ नहीं अलॉट होता है, क्या उनको लिस्टिंग के दिन कोशिश करनी चाहिए? ये भी हमने देखा है लोगों को कि काफ़ी लोग जो है वो सेकेंडरी मार्केट से ख़रीदने की कोशिश करते हैं और बहुत लोगों ने हाथ जलाए भी होंगे इसमें। आपकी राय इन जनरल आपको क्या सलाह देती हैं लोगों को कि क्या जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन खरीदारी करनी चाहिए आईपीओ में? देखिए सबसे पहले मैं बताती हूँ 10% ही रिटेल कोटा है इसके अंदर। तो जो रिटेल के लिए शेयर्स हैं वो सिर्फ 7 करोड़ शेयर्स हैं और क्योंकि 75% क्यूआईबी के लिए रखा गया है इस आईपीओ में, यानी कि अराउंड 52 करोड़ शेयर्स के आसपास जिसे हम बोल सकते हैं वो क्यूआईबी के लिए। तो रिटेल के लिए कंपेरेटिवली कोटा कम है। तो जो आप यहाँ बात कर रहे थे कि रिटेल का कोटा भर गया, तो उसके ऊपर ही मैं एक और जानकारी देना चाहती हूँ। दूसरी तरफ आईपीओ के दिन जिस दिन लिस्टिंग होती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले होगा विपुल जी की, क्योंकि यूएस इंडस्ट्री पूरी इनका बिजनेस यूएसए पे बेस्ड है। नतीजे आ जाएंगे इलेक्शन के, तो वहां पे भी एक नजर बनानी होगी कि किस तरह के नतीजे हैं। तो आज की स्थिति में देखते हुए मुझे लगता है कि एक बार रुक जाते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए तो मैंने बोला ही है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ा सा रुक ही जाना बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे भी किस तरह के नतीजे आते हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज होगी देखने के लिए। अगर इसमें लिस्टिंग गेन भी होंगे तो मुझे लगता है छोटे मोटे ही होंगे। तो उसके लिए अगर इतनी रिस्क लेनी नहीं है तो वेट एंड वॉच करिए। और जिस दिन फर्स्ट डे लिस्टिंग होती है उस दिन भी किस हिसाब से ये लिस्टिंग होती है, 10% के ऊपर होता है तब तो मैं नहीं सलाह दूंगी कि इसमें एंट्री करें। लेकिन लिस्टिंग के दिन एक्चुअली उसी दिन देख के समझेगा कि किस हिसाब की लिस्टिंग है और उसी पे मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। पर अभी के लिए मैं यही बोलूंगी कि अगर रिस्क नहीं लेनी है, छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए नहीं देखना है, तो लॉन्ग टर्म का ही नजरिया रखना है, तो ही इसमें लगाने की सलाह है। आस्था मैम, जो कंपनी का पूरा जो इशू है वो ऑफर फॉर सेल है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक तरह देखें तो पूरी अभी प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 100% वो कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वैसे आईपीओ से कंपनी कुछ पैसा रेज नहीं कर रही है। बाकी फाइनेंशियल नजर डालें तो ठीक है, कंपनी के बोरोइंग्स भी घटते हुए नजर आई हैं, रिजर्व सरप्लस अच्छा है। तो ऑफर फॉर सेल को आप किस तरह के इशू मान रहे हैं? कंपनी अपने समता विस्ता आ रहा है, किसी के लिए कुछ ही पैसा रेज करते हुए नहीं दिख रही है। उसके साथ साथ दरअसल इनकी भावनाएं ये हैं शौर्य की, कि इससे पहले हमने जब भी देखा है कि इस तरह के ओएफएस आए हैं, खासतौर से इतना बड़ा ओएफएस जो है हुंडई का रहा, उसको रिटेल निवेशकों ने नकार दिया। तो रिटेल जो है या फिर बहुत सारे लोग इस बात को देखते हैं कि अगर कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए पैसे नहीं जुटा रही है तो उतना उत्साह नहीं दिखाते हैं उस आईपीओ में। तो क्या ये इसके साथ भी हो सकता है? और आप जो सौर का सवाल है उसमें इसको इंक्लूड कर लीजिए जी। देखिए एक चीज शौर्य मैं आपको बताती हूँ, कैश काफी अच्छा खासा है कंपनी के पास बैलेंस शीट में। तकरीबन अगर मैं सिर्फ कैश की स्थिति की बात करूँ तो 344 करोड़ का कैश इनके 2024 के 31 मार्च के आंकड़ों के हिसाब से है, और 376 करोड़ का कैश
जून 30 2024 के आंकड़ों के हिसाब से है। तो कंपनी यहाँ पे कैश रिच कंपनी हम जिसको बोल सकते हैं, बढ़िया कैश इनके पास है, इसीलिए इनको एक्सपेंशन करने का भी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट इनकी काफी बढ़िया है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी अगर मैं बात करती हूँ तो कंपनी के बेहद शानदार है, 369 करोड़ के, जो कि मैंने आपको बताया था उतने हैं। तो एक ये कारण हो सकता है कि जब इतनी कैश रिच कंपनी होती है तो उनको जरूरत ही नहीं होती है, बैलेंस शीट के इंटरनल अक्रूवल्स ही इतने अच्छे होते हैं कि कोई भी अगर इनको एक्सपेंशन फंड करना होगा तो ये वहां से करेंगे। दूसरी तरफ लिवरेज बाय आउट हुआ था इसके अंदर, तो वो जो हम बोरोइंग का फिगर देख रहे हैं वो भी हमें इसलिए ज्यादा दिख रहा है क्योंकि इस कंपनी की हिस्ट्री मैं आपको बताती हूँ। 2021 में ये कार्व आउट हुई थी हिंदुजा ग्रुप ग्लोबल से, और उस वक्त इनके जो प्रमोटर्स थे तो कुछ लिवरेज बाय आउट भी हुआ था, तो वो भी एक कारण है कि बोरोइंग्स का फिगर हमें बड़ा लग रहा है। तीसरा यहाँ पे डेप्रिसिएशन की भी बात करें तो वहां पे भी कुछ अमोर्टाइजेशन का फिगर ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुए। तो मुझे लगता है कि जब ये सब चीजों को हम ऐड करते हैं तो ये कंपनी इतनी भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ये कमजोर नहीं माननी चाहिए हमें। तो ये कंपनी मुझे ठीक ठाक लगती है, लेकिन मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तो यूएसए के ऊपर पूरा बिजनेस निर्भर करता है, नतीजे हैं, और दूसरी तरफ मार्केट की कंडीशंस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरह से यहाँ पे कोई भी नुकसान हो या कोई तरह का हो, इसीलिए थोड़ा सावधानी से इसमें काम करिए। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव के लिए रखना है तो इसमें लगाने की सलाह है। लिस्टिंग इनके दिन की अभी से कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगा, हो भी सकते हैं मार्केट का मूड माहौल अच्छा हुआ तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उस ठीक। पर्सपेक्टिव को छोड़ते हैं तो लगाइए जी। चलिए, तो लंबी अवधि का नज़रिया है तो ही लगाइए, या फिर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं मैम, हम स्विगी के ऊपर आएँ जो कि कल से खुल रहा है, और सॉरी उसकी तैयारी थोड़ी सी कर लेते हैं, उनको थोड़ा सा मौका देते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं। पहला सवाल लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के, और ओला इलेक्ट्रिक पे मैम काफ़ी लोगों के सवाल हैं। 200 शेयर लिए हुए हैं प्रेम कुमार जी ने 93 रुपये के भाव पर, और कह रहे हैं कि इस पर प्लीज़ जो है मैम की राय दिला दीजिए। तो अभी हाल की लिस्टिंग रही, जब ऊपर जा रहा था तब भी लोगों को ये काफ़ी चिताया जा रहा था कि काफ़ी जो अपर सर्किट लगते हुए ऊपर जा रहा था, और तब लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे इसके ऊपर। अभी क्या करना चाहिए मैम? अब 75 के आसपास आ गया है, और आज 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, 7.25% से ज़्यादा की गिरावट, 74-75 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 93 पे इन्होंने लिया हुआ है। और कितना टूटेगा ओला? देखिए, ओला में बात यह है कि अभी तो मेरे हिसाब से लिया हुआ है तो होल्ड ही करना बेटर रहेगा। इसमें मतलब इस मौके पे अगर निकलते हैं तो भारी नुकसान होता है। 95 का लिया हुआ 75 में थोड़ा सा संभालने देते हैं। मार्केट का मूड माहौल भी खराब है, थोड़ा ओला को लेके जिस तरह से न्यूज फ्लो हुआ था वो भी एक नेगेटिविटी क्रिएट कर गया स्टॉक के लिए। तो मैं अभी के जंक्शन पे होल्ड ही करने की सलाह दूंगी, लेकिन नई एंट्री ना करें बिल्कुल भी। लिया हुआ है तो होल्ड करें, समय सीमा यहाँ पे 6 से 9 महीने रखें। ठीक मैम, 9 महीने का समय सीमा रखने की सलाह दी जा रही है। दूसरा सवाल मैम सबसे ज़्यादा जो आया है वो आया है वारी को लेकर के, और कुछ लोगों ने बहुत भावुक टिप्पणियां भी की हैं किसी कुछ खास मेहमानों को लेकर के जो हमारे कार्यक्रम में नियमित रहते हैं। लेकिन ये तो निर्णय आप लेते हैं कि आपको कहाँ पर ख़रीदना है, कहाँ पर बेचना है। हमारा काम है उन जितने भी लोग आ रहे हैं उनको एक मंच मुहैया कराना। अब जैसे कि मुसीन जी ने कहा कि विपुल जी, रवि सिंह जी के कहने के पे उन्होंने कहा था 1800 जाएगा, और उसके बाद से शेयर जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया और मैं नहीं ले पाया। ओला पे भी सर बहुत सारी चीज़ें कही गई थी, आप लोग कह रहे थे, लेकिन ओला नीचे आया। तो हर एक्सपर्ट का अपना वैल्यूएशन निकालने का, शेयर को देखने का अपना अपना नज़रिया होता है। लेकिन अभी किसी व्यक्ति पर आप या फिर चैनल को लेकर के आप कुछ कहना चाहें, वो खैर वो आप लोग अपनी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैम आप क्या सलाह देना चाहेंगी वारी रिन्यूएबल को लेकर के? 1617 के आसपास, 2.25% के आसपास की अभी जो है वो बढ़त देखने को मिल रही है, 1600 के आसपास चल रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी? अच्छा, ये वारी रिन्यूएबल है, माफ़ कीजिएगा, वारी एनर्जीज़ पे जो है सवाल था। तो अभी जो है 3300 चला गया, इन्होंने कहा था ये 1800 आएगा, अब शेयर भाग गया ऊपर, तो इनको लग रहा है कि इनका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया है, या और भी बहुत लोग हैं। तो आपकी टिप्पणी क्या होगी? आज 11-12% ऊपर है वारी एनर्जीज़ का शेयर, 3300 के ऊपर। देखिए, सबसे पहले सबके अपने अपने व्यू होते हैं और मैं सबके व्यू का यहाँ पे बिल्कुल जिसे कहते हैं
उनको मैं नमन ही करती हूँ, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करती। दूसरी तरफ वारी एनर्जीज की बिल्कुल जी जब अपनी बात हुई थी, मैं बहुत पॉजिटिव थी इस काउंटर पे। मैंने ये भी बोला था कि प्रीमियर एनर्जीज जो कि इससे बहुत छोटी कंपनी है, चाहे से मैं कैपेसिटीज की बात करूं, टॉप लाइन की बात करूं, बॉटम लाइन की, जब मार्केट ने उसे इतना बड़ा वैल्यूएशन दिया है तो ये हर तरह से, मैंने ये भी बोला था कि इसका नेटवर्क बहुत सॉलिड है, इनका जो कैपेसिटीज है वो इतनी बढ़िया है, और नई टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी इन्होंने लगाई है, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये जल्दी कोई और नई टेक्नोलॉजी भी आए, क्योंकि इस स्पेस में नई नई टेक्नोलॉजीज बहुत आती हैं 3-4 साल में, तो ये कंपनी आराम से अडेप्ट करेगी। लेकिन उस टाइम मार्केट अच्छा नहीं था, तो भी इसने 60% का प्रीमियम दिया है, कम नहीं होता, और मैं इसमें काफी पॉजिटिव थी, और अभी भी मुझे ये अच्छा ही लग रहा है। आज अब इतना बढ़ा हुआ है तो देखिए हमारे पे बहुत बड़ा जिम्मेदारी आता है इस लेवल पे बोलना कि अब आप एंटर करिए, हमें भी सोचना पड़ता है, क्योंकि अब ये 60 के पीई मल्टीपल पे आ गया है। जो स्टॉक 26-27 की पीई मल्टीपल पे आया था, वहां से 60 का आ गया, तो थोड़ा हैवी हो गया है, इसलिए इस लेवल पे ना खरीदारी करें। मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया कैंडिडेट बताया था, ये भी बोला था ये पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक है। मैं अभी भी बोलती हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, और इंडस्ट्री टेलविंड, गवर्नमेंट का फोकस है इस सेक्टर के ऊपर, और कंपनी एक दिग्गज कंपनी है इस अपनी स्पेस की, तो ये आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन इस तरह पे खरीदारी ना करें, ये एक अच्छा स्टॉक है, लिया हुआ है तो रहने दीजिए, और भी अच्छा हो सकता है। नई एंट्री के लिए अभी ये स्टॉक में मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की हो जाएगा, बहुत बढ़ गया है, तो नई एंट्री के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। नई एंट्री के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। और एक शेयर पे और टिप्पणी कर लेते हैं, फिर जरा शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं, कोई नहीं। चलिए ठीक है। एफकॉन्स को लेकर के मैं जानना चाह रहा था मैम, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में ये आईपीओ आया और आपसे उतनी डिटेल में बातचीत नहीं हो पाई, ख़ास तौर से लिस्टिंग के दिन। लिस्टिंग इसकी सुस्त रही, वजह जो भी कारण रहा हो, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट भी ठीक नहीं था। लेकिन सुस्त लिस्टिंग के बाद से हमने देखा कि रिकवरी लोअर लेवल से आई। आज भी हम देख रहे हैं कि 2.5-2.25% के आसपास की मजबूती है। जिन लोगों ने अभी भी एफकॉन्स इंफ्रा के शेयर को होल्ड करके रखा हुआ है आईपीओ पे, उनके लिए आप क्या सलाह देंगी? और दूसरा, कंपनी के करंट फंडामेंटल्स को देखते हुए क्या सेकेंडरी मार्केट में यहाँ पर एंट्री करने की कोई गुंजाइश है क्या? दोनों तरह के निवेशकों के लिए, जो आईपीओ पे लगाया हुआ है और जो लोग अभी इसको देख करके अगर पैसे लगाना चाहें, तो एफकॉन इंफ्रा पे आपकी राय क्या होगी? देखिए, एफकॉन इंफ्रा की बात करें तो ये जो आईपीओ आया था, ये 37-38 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आया था, और उसके बाद बिल्कुल लिस्टिंग के दिन तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। और अभी की जो भी आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है उसमें मार्केट का मूड माहौल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल जी, मार्केट अगर अच्छा रहता है तो लिस्टिंग भी बढ़िया होती है, आपके वैल्यूएशन पे लाएं हायर पे तो भी मार्केट डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन मार्केट का मूड माहौल अच्छा नहीं था तो लिस्टिंग सुस्त हुई, पर अभी एंट्री ना करें, मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा और वेट करते हैं फिर एंट्री करिएगा, क्योंकि बहुत बहुत जिसे ऐसे कहते हैं, लेकिन बहुत सॉलिड कैंडिडेट भी नहीं है कि अभी इसमें जस्ट कूद जाए। कंपनी डिसेंट है। हमारा कंसर्न सिर्फ एक ग्रुप को लेके था कि इस ग्रुप के जो पहले के आईपीओ आए हैं वो इतने अच्छे परफॉर्म करके दिए नहीं है मार्केट में, तो उस हिसाब से हमारा कंसर्न था। तो नई एंट्री के लिए वेट करें, लिया हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है मैम, चलिए, तो ये राय एफकॉन्स पे निकल करके आती हुई। लेकिन खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए कल से खुल रहा है स्विगी का आईपीओ, और ऑर्डर तो करते रहना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, पैसे दीजिए, लेकिन क्या पैसे लगाने भी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। और शौर्य से पूछते हैं पहले कि शौर्य, फंडामेंटल क्या है स्विगी को लेकर के? लंबा इंतज़ार रहा है जी। और ऐसे माहौल में आ रहा है स्विगी का आईपीओ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन इन सबके बीच में मुझे लग रहा है कि आस्था जी ने जो लेवल बताए थे वो आज में अचीव हो जाएंगे। पहले लेवल बताया आपने मैम 24,040 का, और अब दूसरा लेवल था 24,200। 24,185 का हाई तो लग चुका है, बाज़ार बंद होने में अभी है समय, तो मुझे लग रहा है कि शायद आपके जो दूसरा लेवल है वो भी आज क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चलते पहले शौर्य के पास। शौर्य जी, चलिए, अब स्विगी की अगर बात करें तो स्विगी का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार है। बड़ा आईपीओ का साइज़ है 11,000 करोड़ से ज़्यादा का, जिसमें 4,499 करोड़ रुपए इसका फ्रेश इशू है। बाकी ऑफर फॉर सेल। कंपनी अगर फाइनेंशियल्स पर नज़र डालें तो ये नज़र आएगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। रेवेन्यूज अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें, मार्केट शेयर की बात करें तो वो जोमेटो के कंपेरेबल है, लेकिन जोमेटो प्रॉफिटेबल हो चुका है और स्विगी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। बट अगर एक पॉइंट का ध्यान दें तो स्विगी के प्रॉफिट जो लॉस है वो रेवेन्यू के कंपैरिजन में इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। 1-2 साल पहले तक ये 50% लॉस में थे रेवेन्यू के मुकाबले, और अब अगर बात करें
तो लगभग 12,000 करोड़ के ऊपर कंपनियों खाली 2,000 करोड़ के आसपास का लॉस है। तो एक तरह में देखिए तो इंप्रूव होता हुआ नजर आया। मेन कंपैरिजन अगर डिफरेंस है जोमेटो स्विगी में, वो है किस तरह से कंपनी पूरा बिजनेस मॉडल है। जोमेटो अपने सारे जो अलग अलग ब्रांड है, जैसे ब्लिंकिट हो गया या फूड डिलीवरी, उन्हें अलग अलग चला रही है। स्विगी सबको कंबाइन करके एक सुपर ऐप की तरह चला रहे हैं। तो इस ऐप में स्टार्टिंग में अपफ्रंट कॉस्ट आता है, लेकिन बाद में वही सेम जो है आपको इकोनॉमीज ऑफ स्कोप और सिनर्जीज देकर प्रॉफिटेबल देते हुए नजर आते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है आस्तान से कि क्या आपको लगता है कि स्विगी में जो ये बिजनेस मॉडल का डिफरेंस है दोनों में, वो अभी अपफ्रंट कॉस्ट है लेकिन आके ये सिनर्जी देके प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आएगी कंपनी? देखिए, मैं सबसे पहले स्विगी की बात करूं तो यहाँ पे बिल्कुल एक बड़ा, हम लोग जो हमेशा जब जोमेटो का आईपीओ आया था तब भी मैंने उसमें रेकमेंड किया था लगाइए लिस्टिंग गेन के लिए, और वो अच्छा लिस्टिंग गेन हुआ था। आपको जो देखना होता है वो यूनिट इकोनॉमिक्स देखनी होती है। इस तरह के जो कंपनीज रहती है उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स देखिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में बेहद अच्छा सुधार आया है स्विगी का। बिल्कुल जोमेटो के मुकाबले अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन काफी जो नेगेटिव था वो नेगेटिव अभी कम हुआ है। तो यूनिट, और अब क्या है, इनका सबसे बड़ी बात है कि ये जो आईपीओ के प्रोसीड्स भी यूज करेंगे एक्सपेंशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, ब्रांडिंग प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए, तो वो भी मुझे लगता है कि फायदेमंद साबित होते हुए आएंगे नजर। इंस्टामार्ट की बात करें तो धीरे धीरे इंस्टामार्ट जो इनका ऐप है वो भी अभी अच्छा पिकअप कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में वो भी ठीक ठाक रहेगा। अब करना क्या है इस आईपीओ में, तो देखिए अगर रिस्क ले सकते हैं तो इसमें सब्सक्राइब करने की सलाह है, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल अच्छा नहीं है। जब भी जोमेटो का आईपीओ आया था मार्केट बहुत अच्छे मूड में थे, वो भी उस टाइम नेगेटिव में था, उसमें भी लॉसेस थे, लेकिन फिर भी उसका आईपीओ चला। तो मैं वही बार बार बोल रही हूँ, मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से देखना है। रिस्क ले सकते हैं तो मार्केट सब्सक्राइब करने की सलाह इस आईपीओ के लिए भी हमारी तरफ से रहेगी। और लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं दोनों ही आईपीओ में पॉजिटिव हूँ, सेजिलिटी और स्विगी। लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए यही बोलूंगी, मार्केट का मूड माहौल ठीक रहा तो लिस्टिंग गेन होते हुए भी नजर आएंगे। तो रिस्क ले सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। रिस्क ले सकते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए, नहीं ले सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। लेकिन हाँ, लगाने की सलाह इन दोनों आईपीओ पे ही मैम आपकी है, खास तौर से जो लोग लंबी अवधि के निवेशक हैं, ये कह सकते जी हैं। जी तो बिल्कुल। सेक्युलिटी पे और स्विगी जो कि कल से खुल रहा है, सेक्युलिटी आज से है, और बाकी आपको जो आईपीओ और खुलने वाले हैं उसके बारे में अपडेट के लिए कोशिश करेंगे कि शुक्रवार को भी आस्था मैम को यहाँ पर लेकर के आएँ। लेकिन ये स्विगी वर्सेस जोमेटो को ज़रा वैल्यूएशन भी आप लोग पढ़ते रहिए लगातार, ताकि आपको जानकारी भी मिलती रहे। अभी जो है स्विगी की वैल्यूएशन वो जोमेटो से लगभग 3 गुना के आसपास की लगाई गई है। 11 बिलियन जोमेटो है, 30 बिलियन डॉलर के आसपास स्विगी की वैल्यूएशन है। आपको बता दें 480 से 490 जोमेटो है, और अभी जो है 250 के आसपास की वैल्यूएशन जो है वो स्विगी की लगाई गई है। रेवेन्यू और आय को भी देख सकते हैं आप, 55% हिस्सा स्विगी के पास है और 45% हिस्सा जो है वो जोमेटो के पास है। कल से खुल रहा है और डिटेल में इस पर जो है बातचीत करेंगे। शुक्रवार को भी हम लोग इस पर बातचीत करेंगे और जो बाकी आईपीओ आने वाले हैं उस पर भी बातचीत होगी। मैम, इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दर्शक वेस्टर्न करियर के बारे में जानना चाह रहे हैं और बहुत सारे सवाल हमारे पास आ गए हैं। नयन वाला जी हैं और भी बहुत लोग हैं कि वेस्टर्न करियर के बारे में मैम से पूछिए। हम यहाँ पर काफ़ी लॉस हो रहा है लोगों को, तो जिन लोगों ने वेस्टर्न करियर को अभी तक अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है आईपीओ के समय से लेकर के अभी तक, तो ऐसे लोगों के लिए अभी आप क्या सलाह देंगी? क्या अभी पोर्टफोलियो में इसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए या फिर बाहर कर देना चाहिए? देखिए, वेस्टर्न करियर्स के साथ जब आईपीओ आया था तो मैंने एक बात जरूर बोली थी कि मार्केट में इस सेक्टर की फैंसी नहीं है, यानी कि लॉजिस्टिक सेक्टर की फैंसी नहीं है, और लॉजिस्टिक सेक्टर्स में कभी बहुत बड़े रिटर्न्स भी निकाल के मार्केट को नहीं दिए हैं। वो बात मैंने जरूर रखी थी। और वेस्टर्न करियर्स पे यहाँ पे बात करें तो देखिए इसके फंडामेंटल्स अभी तो मुझे ठीक ठाक लगते हैं। मेरे को वापस यही लगता है कि इसमें रादर देन एग्जिटिंग होल्ड करना ही बेटर रहेगा। तो मैं तो इसमें अभी बने रहने की ही सलाह दूंगी। इतने बड़े लॉस में बुकिंग ना करें और बने रहें, ऊपर में निकलने का प्रयास करें। ऊपर में निकलने का प्रयास करें। शौर्य, समय की थोड़ी अब कमी बची है क्योंकि काफ़ी कमी हो गई है, तो जो आईपीओ की बाकी आपने रिसर्च करके आप लेकर के आए हैं उसको हम लोग कल इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। और डिटेल में बातचीत करेंगे और कल हमारे साथ जो भी एक्सपर्ट होंगे, और परसों जो है आस्था जी से कोशिश ये रहेगी, परसों नहीं फ्राइडे को कोशिश रहेगी कि आस्था जी को दोबारा आमंत्रित करें और उनसे जो है और ज़्यादा जो आईपीओ खुल रहे हैं या बंद हो चुके हैं उन पर और डिटेल में बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।
इसी के साथ हम वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त। वाह क्या आईपीओ है।